दोस्तों, यूक्रेन पर अटैक करने के बाद जहां पूरी दुनिया में इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अनेक रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहे हैं, वहीं इन सब के बीच यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की एक अलग पहचान बनी है। इस वॉर के दौरान न केवल उन्होंने यूक्रेनियन ट्रूप्स का मोराल बूस्ट किया है, बल्कि अपनी सिटीजन्स को भी इन्वेजन के अगेंस्ट हथियार उठाने की गुहार लगाई है। इसी कारण हम कई यूक्रेनियन स्पोर्ट्स पर्सन और दूसरी पर्सनैलिटीज को रशिया के अगेंस्ट हथियार उठाए हुए देख सकते हैं। कई मीडिया आउटलेट्स पे देश छोड़कर भागने की खबरों का खंडन करते हुए उन्होंने खुद यूक्रेनियन रोड्स पे खड़े होकर वीडियोस पोस्ट की हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी इस स्ट्रेटजी के कारण आज यूक्रेनियन फोर्सेस मजबूती से रशियन इन्वेजन का सामना कर रही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कोई एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि एक फॉर्मर एक्टर और कॉमेडियन है, जिन्होंने 2019 में पहली बार पॉलिटिकल डोमेन में अपने कदम रखे थे। उनके इलेक्ट होने के बाद जहां एक और कई क्रिटिक्स का मानना था कि वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के तौर पर सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाएंगे, वहीं दूसरे क्रिटिक्स उनके यूक्रेनियन ओलिगार्क इहोर कोलोमुस्की का पपेट बता रहे थे। लेकिन इन सारी क्रिटिसिज्म को उन्होंने गलत साबित करते हुए वॉर जैसी क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपने देश का नेतृत्व संभाले रखा है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लाइफ के उन्हीं पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे जिससे गुजरते हुए वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने। इस डिस्कशन के माध्यम से हम गवर्नमेंट में आने के बाद उनके द्वारा लिए गए मेजर इनिशिएटिव्स पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा उनकी पॉलिटिकल लाइफ से जुड़ी कंट्रोवर्सीज पे भी हम एक नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड जो है AG33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। वोलोदिमीर अलेक्जेंड्रोविच ज़ेलेंस्की का जन्म एक ज्यूइश परिवार में 25 जनवरी 1978 के दिन तब के यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक स्थित क्रिवी रीह में हुआ था। उनके पिता ओलेक्सेंडर ज़ेलेंस्की क्रिवी रीह स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हुआ करते थे और उनकी मां राइमा ज़ेलेंस्का पेशे से एक इंजीनियर थी। एलिमेंट्री स्कूल शुरू करने से पहले ज़ेलेंस्की ने 4 साल मंगोलिया के एडेनेट शहर में गुजारे। इनिशियल स्कूलिंग के बाद उन्होंने टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज पास की, जिससे उन्हें 16 साल की उम्र में इजराइल जाकर आगे की पढ़ाई करने का मौका मिला। लेकिन पिता द्वारा परमिशन ना मिलने से उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। अंत में ज़ेलेंस्की ने क्रिवी री इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ की डिग्री हासिल की, लेकिन लीगल प्रोफेशन परस्यू नहीं किया। इसका कारण था उनका एक्टिंग की तरफ अट्रैक्शन। अपने टीनेज में ही वो थिएटर से जुड़ गए थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने एक लोकल कॉमेडी चैंपियनशिप केवियन ज्वाइन कर ली थी और जल्द ही उन्हें यूनाइटेड यूक्रेनियन टीम ज़ेपोरिजिया क्रिवी री ट्रांजिट को ज्वाइन करने का ऑफर मिला। केवियन के मेजर लीग में परफॉर्म करते हुए इस टीम ने 1997 में अपनी जीत दर्ज की। इस साल ज़ेलेंस्की ने क्वार्टल 95 नाम की एक टीम क्रिएट की, जिसे आगे चलकर उन्होंने क्वार्टल 95 कॉमेडी आउटफिट के तौर पर ट्रांसफॉर्म कर दिया। 1995 से 2003 तक क्वार्टल 95 ने मेजर लीग और केवियन के हाईएस्ट ओपन यूक्रेनियन लीग में परफॉर्म किया। इस दौरान क्वार्टल 95 ने रशिया में एक लंबा समय गुजारा और वो लगातार पोस्ट सोवियत कंट्रीज का टूर करते रहे। 2008 में ज़ेलेंस्की ने लव इन द बिग सिटी नाम की एक फिल्म से बड़े पर्दे में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने इसी मूवी के सीक्वल लव इन द बिग सिटी 2 में भी काम किया। इन मूवीज के सक्सेस के बाद ज़ेलेंस्की ने अपना मूवी करियर कंटिन्यू रखा और ऑफिस रोमांस, आवर टाइम और रिविस्की वर्सेस नेपोलियन जैसी नामी फिल्मों में एक्टिंग की। ज़ेलेंस्की ने 8 फर्स्ट डेट्स नाम की मूवी में लीड रोल भी निभाया, जिसके 2015 और 2016 में सीक्वल्स बनाए गए। इन सब के अलावा वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे पैडिंगटन और पैडिंगटन 2 के यूक्रेनियन डबिंग में उन्होंने बियर की वॉइस प्रोवाइड की। दोस्तों, आर्टिस्ट होने के दौर में भी ज़ेलेंस्की पॉलिटिकली एक्टिव बने रहे। अगस्त 2014 में यूक्रेन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा रशियन आर्टिस्ट के अगेंस्ट प्लान किए गए बैन का उन्होंने खुलकर विरोध किया। लेकिन कई नामी आर्टिस्ट विरोध के बावजूद यूक्रेन ने 2015 में रशिया के आर्टिस्ट पे बैन लगा दिया। ज़ेलेंस्की की लाइफ में एक बड़ा मोड़ सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम के एक टीवी शो के साथ आया। 2015 से 19 के बीच एयर्ड इस शो में लीड रोल प्ले करते हुए ज़ेलेंस्की ने एक हाई स्कूल हिस्ट्री टीचर का किरदार निभाया था, जो अपने 30s में यूक्रेनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाता है और अंत में यूक्रेन का प्रेसिडेंट बन जाता है।
ये शो पूरे यूक्रेन में पॉपुलर हुआ और जिस साल ये शो अंत हुआ उसी साल जेलेंस्की ने प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए अपनी कैंडिडेचर का अनाउंसमेंट कर दिया। दोस्तों यहाँ से शुरुआत हुई उनके पॉलिटिकल लाइफ की, जिसे हम अगले सेक्शन में एनालाइज करेंगे। दोस्तों जेलेंस्की का यूक्रेन पॉलिटिक्स में एंटर करना उनके देश में फेस किए जा रहे एक ट्यूमुल्टस पीरियड के साथ हुआ। 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्राइमिया पे अपना कब्जा जमा लिया था और ईस्टर्न यूक्रेन में सेपरेटिस्ट मूवमेंट सपोर्ट कर रहा था। उसी साल तब के यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच, जिन्हें प्रो रशिया माना जाता था, उन्हें मैसिव प्रोटेस्ट के बाद पावर से हटाया गया। यूक्रेन के इस फ्रेजाइल सिचुएशन में पेट्रो पोरोशेंको देश के प्रेसिडेंट बने, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भी लोगों के बीच एंटी करप्शन सेंटिमेंट्स वाइडली फैले हुए थे। सर्वेंट ऑफ द पीपल शो में जेलेंस्की ने खुद को एक एंटी करप्शन लीडर की तरह पोर्ट्रे किया था, जिससे लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती हुई दिखाई दी। इस शो के नाम पे ही क्वार्टल 95 के लोगों ने मार्च 2018 में सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी को क्रिएट किया। 2019 के यूक्रेनियन प्रेसिडेंसी इलेक्शन में अपनी कैंडिडेसी अनाउंस करने के 6 मंथ्स पहले ही जेलेंस्की ओपिनियन पोल्स में लीड कर रहे थे। कई महीनों तक एम्बिगियस रिस्पॉन्सेस देने के बाद क्वार्टल 95 के न्यू ईयर्स ईव शो के दौरान जेलेंस्की ने इलेक्शन के लिए अपनी कैंडिडेसी की अनाउंसमेंट किया। दोस्तों अपने इलेक्टोरल कैंपेन के लिए उन्होंने दूसरे पॉलिटिशियन से अलग रास्ता अपनाया। मेन स्ट्रीम मीडिया से दूरी बनाते हुए उन्होंने सोशल मीडिया और यूट्यूब की मदद से जनता से जुड़ने की कोशिश की। इलेक्शन के दौरान जेलेंस्की ने लोगों को बताया कि वो केवल एक टर्म के लिए इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी ये उनका पहला और आखिरी चुनाव होगा। लेकिन मई 2021 में उन्होंने अपने बयान को बदलते हुए कहा कि वो दूसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। 21 अप्रैल 2019 के दिन वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। उन्होंने लास्ट प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको को मात देते हुए 73% वोट अपने नाम दर्ज किए। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि किसी एक्टर ने जिस ड्रामा को रियल लाइफ में प्ले किया था वो उनकी जिंदगी की हकीकत बन चुकी थी। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल में जिस तरह से वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट बनाए गए थे, असल जिंदगी में भी उनके साथ वैसी ही घटना हुई और वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए। दोस्तों जेलेंस्की ने एक और इतिहास रचा, वो यूक्रेन के पहले ज्यूइश प्रेसिडेंट बने। सत्ता में आने के बाद जेलेंस्की ने कई स्टेप्स लिए। अपने स्वेरिंग इन स्पीच के दौरान उन्होंने यूक्रेनियन पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का फैसला किया। इलेक्टोरल सिस्टम को चेंज करने के उनकी डिमांड को यूक्रेनियन पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। जेलेंस्की ने यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और एसबीयू को डिसमिस करने के स्टेप्स लिए, लेकिन पार्लियामेंट ने उनके इस डिसीजन को भी अप्रूव करने से इनकार कर दिया। 11 जून 2019 के दिन जेलेंस्की ने 15 यूक्रेनियन प्रोविंसेस के हेड्स को डिसमिस कर दिया। इसके अलावा 5 प्रोविंसेस में सीक्रेट सर्विस के हेड्स को डिसमिस करते हुए पार्लियामेंट को देश के प्रोसिक्यूटर जनरल को भी रिमूव करने की रिक्वेस्ट की। ये सारे स्टेप्स जेलेंस्की अपने उन प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए ले रहे थे जो उन्होंने इलेक्शन से पहले जनता से किए थे। इन सब के कारण जुलाई 2019 में हुए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में उनकी पॉलिटिकल पार्टी सर्वेंट ऑफ द पीपल यूक्रेन की मॉडर्न हिस्ट्री में पहली ऐसी पार्टी बनी जिसने अकेले मेजॉरिटी हासिल की थी। 43% पार्टी लिस्ट वोट के साथ जेलेंस्की द्वारा लेड सर्वेंट्स ऑफ पीपल पार्टी ने यूक्रेनियन पार्लियामेंट की 424 में से 254 सीट्स में अपनी जीत दर्ज की थी। 2020 में जेलेंस्की की पार्टी ने यूक्रेनियन मीडिया लॉस को रिफॉर्म्स करने के प्रपोजल इंट्रोड्यूस किए। इन रिफॉर्म्स का प्रमुख उद्देश्य यूक्रेनियन ओलिगार्क्स का रेडियो और टेलीविजन के डोमिनेंस कम करना और फ्री कंपटीशन बढ़ाना था। इन सब के अलावा जेलेंस्की ने नेटो और यूरोपियन यूनियन को लेकर अपने विचार इलेक्शन के समय ही क्लियर कर दिए थे। दोस्तों अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान जेलेंस्की का सेंट्रल प्रॉमिस था कि वो यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन और नेटो का हिस्सा बनाने के लिए प्रयास करेंगे। जेलेंस्की के इलेक्टोरल प्रोग्राम के अनुसार यूक्रेनियन नेटो देश की जनता की आवाज़ है और ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंश्राइंड है। उन्होंने यूक्रेन के नेटो मेंबरशिप को देश की डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए स्ट्रेंथनिंग बताया है। इस प्रोग्राम के तहत यूक्रेन को 2024 में नेटो मेंबरशिप एक्शन प्लान इनिशिएट करना था। जेलेंस्की ने यह भी स्टेट किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और फ्री यूक्रेन बनाना चाहते हैं जो ना तो रशिया के यंगर सिस्टर का रूप ले और ना ही यूरोप का करप्ट पार्टनर रहे, बल्कि एक इंडिपेंडेंट यूक्रेन बने। और इन्हीं प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए उन्होंने कई ऐसे स्टेप्स लिए जिसके रिटेलिएशन में अंततः रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। दोस्तों वोलोदिमीर ओलेक्सांड्रोविच जेलेंस्की यूं तो कई कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए पाए गए हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रोमिनेंट वो इल्जाम था जिसके तहत उन्हें यूक्रेनियन ओलिगार्क इहोर कोलोमोइस्की का पपेट बताया गया।
क्रिटिक्स के अनुसार जिस तरह पेट्रो पोरोशेंको ने पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए चैनल 5 की मदद ली थी, उसी तरह चैनल 1+1 के ओनर इहोर कोलोमोस्की ने ज़ेलेंस्की को इलेक्शंस में सपोर्ट प्रोवाइड किए थे। इहोर कोलोमोस्की अक्सर न्यूज़ में बने रहते हैं। कुछ समय पहले यूएस ने इन पे भी सैंक्शंस लगाए थे। लोगों का इल्जाम था कि इहोर ने ज़ेलेंस्की को इलेक्शंस के दौरान फंडिंग प्रोवाइड की है और प्रेसिडेंट बनने के बाद इन दोनों के बीच लॉबिंग की संभावना थी। दोस्तों, इसके अलावा इलेक्शंस के दौरान ज़ेलेंस्की ने प्रॉमिस किया था कि डोनबास में चल रहे वॉर को वो खत्म करेंगे और रशियन सपोर्टेड सेपरेटिस्ट मूवमेंट का अंत करेंगे। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पे भी बात की थी। अक्टूबर 2019 में ज़ेलेंस्की ने सेपरेटिस्ट के साथ एक डील की अनाउंसमेंट की, जिसके तहत यूक्रेन गवर्नमेंट उस रीजन में हुए इलेक्शंस को एक्सेप्ट करेगी, जिसके बदले रशिया अपने अनमार्क्ड ट्रूप्स वापस लेगा। इस डील को पूरे यूक्रेन में क्रिटिसाइज किया, जहां प्रोटेस्टर्स का कहना था कि सेपरेटिस्ट के कंट्रोल में लंबे समय तक रहने के कारण ज़्यादातर प्रो यूक्रेनियन रेसिडेंट्स उस रीजन को छोड़ चुके हैं और अब वहां केवल प्रो रशियन मेजोरिटी रहती है। ऐसी सिचुएशन में यदि वहां इलेक्शंस होते हैं तो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। दोस्तों, सितंबर 2019 में कई न्यूज़ रिपोर्ट्स ने यह मेंशन किया था कि तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दिए जा रहे $400 मिलियन के मिलिट्री एड को ब्लॉक कर दिया है। इसका कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन प्रेसिडेंट को जो बाइडेन और उनके बेटे हंटर बाइडेन के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने को प्रेशराइज करना चाह रहे थे। जो बाइडेन और उनके बेटे ने यूक्रेनियन नेचुरल गैस कंपनी ब्यूरिस्मा होल्डिंग्स के बोर्ड में सीट हासिल की थी और डोनाल्ड ट्रंप इस इन्वेस्टिगेशन को चुनाव का मुद्दा बनाना चाह रहे थे। न्यूज़ में आई इन रिपोर्ट्स के कारण ही यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट इम्पीचमेंट इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी। दोस्तों, इन सब के अलावा अक्टूबर 2021 के पेंडोरा पेपर्स ने इस बात के सबूत पेश किए थे कि ज़ेलेंस्की, उनके चीफ एड सेर्जी शेफिर और यूक्रेनियन सीक्रेट सर्विस के चीफ इवान बाकोनोव ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, सिप्रस और बेलीज में ऑफशोर कंपनीज का नेटवर्क ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी वोलोदिमीर ओलेक्सांड्रोविच ज़ेलेंस्की की, जो आज रशियन इन्वेजन के अगेंस्ट यूक्रेन को लीड कर रहे हैं। आज यूक्रेन की जनता की आंखों में ये रियल लाइफ से ज़्यादा रियल लाइफ हीरो बन चुके हैं, जो इस इंटेंस अटैक के दौरान देश और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए खुद ज़मीन पे खड़े रहे हैं और यूएस जैसे कई देशों द्वारा यूक्रेन छोड़ने के ऑफर को ठुकरा चुके हैं। दोस्तों, ज़ेलेंस्की को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।